दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉक टेस्ट वीडियो में। 50 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं। 50 में 30 से ज़्यादा आप नहीं सही कर पाएंगे, यकीन मानिएगा। ये वीडियो आपके माइंड में थोड़ा सा विचलित करेगा आपको कि ये कहाँ से क्वेश्चंस आप ले आए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन भी हम आपको करा देंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आपको बताएंगे ताकि आपके दिमाग में प्रश्न फिट हो जाएं। पहला प्रश्न आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन में है 21%, 52%, 65% या फिर 70%। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान 21% है। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करें अक्षय ऊर्जा की तो यहां पर 21%, थर्मल का 64%, नाभिकीय का 2% और हाइड्रो का 13% योगदान है भारत में ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में। चैलेंज गर्त का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2, उत्तर होगा चैलेंजर गर्त। चैलेंजर गर्त का संबंध है प्रशांत महासागर से। पहला ऑप्शन यहां पर ठीक होगा। चैलेंजर गर्त जो है ये मेरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मेरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला जिनका नाम है कैथी सुलिवान बनी है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, वर्णा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की, कृष्णा नदी की, नर्मदा या फिर ताप्ती? तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा वर्णा और मूसी, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की हम बात करें तो कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम कहां से होता है? महाबलेश्वर के निकट से होता है। ग्रैंड सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? जापान, ब्रिटेन, केन्या या फिर ऑस्ट्रेलिया? प्रश्न संख्या 4, उत्तर होगा यहां पर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। ऑस्ट्रेलिया में कुछ और मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी मरुस्थल, गिब्सन, सिप्सन मरुस्थल। काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी मानी जाती है और इसका विस्तार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो 5वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही होगा। भारत का प्रधानमंत्री चयनित होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है या फिर नियुक्त होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो की स्पीड ठीक है, आपको पर्याप्त समय मिल रहा है कि नहीं क्वेश्चंस का आंसर करने का? छठे प्रश्न का उत्तर होगा भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्त की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री चुना जाता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद है आपके सामने। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को, प्रांतीय विधानमंडल या फिर संघीय विधानसभा? 7वां प्रश्न उत्तर होगा गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी? भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर होगा यहां पर, बताइएगा। गुलामी की दास्तां किसको कहा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा गुलामी की दास्तां कहा गया, जबकि मदन मोहन मालवीय जी ने इसे क्या कहा? अंदर से खोखला बताया। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? गुलाब, कमल, हाथी, तिरंगा? प्रश्न संख्या 9, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? उत्तर होगा यहां पर प्रश्न संख्या 9 के लिए हाथी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। आप सबको पता होगा कि संविधान सभा का गठन, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? भाग 5, भाग 4, भाग 7 या फिर भाग 8?
प्रश्न संख्या 10, संविधान के किस भाग का संबंध, तो यहां पर उत्तर होगा प्रश्न संख्या 10 के लिए ऑप्शन नंबर डी अर्थात भाग 8 का। संविधान का जो भाग 8 है उसमें केंद्र शासित प्रदेशों के शासन के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्वों का वर्णन है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 और आयरलैंड से ये लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 11, वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर ए और सी दोनों। वन्य जीव का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत और मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 11 का डी उत्तर यहां पर सही होगा। वन्य जीवों की सुरक्षा का वर्णन मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 का में है। 1972 में एक अधिनियम आया, वन्य जीव अधिनियम, जो संबंधित है जीवों की रक्षा संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। दार्शनिक राजा कहा जाता है डॉक्टर अब्दुल कलाम को। कैसे लगे क्वेश्चंस बताइए, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? हम चाहते हैं आपको कुछ बेहतर कंटेंट मिले, वही क्वेश्चंस नहीं जो आपको मार्केट में या यूट्यूब चैनल्स पे आपको देखने को मिलते हैं। देखिए सरल क्वेश्चंस में क्या होता है, व्यूज ज्यादा आता है। आपके अगर क्वेश्चन 50 आप कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके 40-50 सही हो रहे हैं, सभी सही हो रहे हैं, तो आप भी उसको देखेंगे और आप क्या है, आपको लगेगा कि हमको बहुत कुछ आता है। हम प्रयास करते हैं कुछ आपको बेहतर कंटेंट देने की। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसीलिए उनको दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? अनुच्छेद 36, 38, 40 या फिर 42। उत्तर होगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 की अगर हम बात करें तो संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही इसका प्रावधान किया गया है और संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो इसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? प्रश्न संख्या 14। 6 माह का समय मिलता है, 6 माह के अंतर्गत दोबारा से चुनाव कराया जाना होगा। संविधान में एक अनुच्छेद है 234E, इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी कारण से 5 वर्ष के अंतर्गत ही पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो 6 माह का समय मिलेगा, दोबारा चुनाव कराया जाएगा। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? विधि आयोग, ठक्कर आयोग, सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, उत्तर होगा यहां पर प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया गया। इसका गठन कब हुआ? 5 जनवरी 1966 को। किसकी अध्यक्षता में? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई, सरोद, बांसुरी या फिर इनमें से कोई नहीं। 16वां प्रश्न आपके सामने, पन्नालाल घोष जो है ये बांसुरी वादक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? बांसुरी से। एन लीला और राजेंद्र प्रसन्न जी। विश्व रेडक्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई, 8 मई, 9 मई या फिर 11 मई। विश्व रेडक्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेडक्रॉस दिवस। ठीक है, प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को ही मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद या फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 18। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारणवश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? 4, 6 या फिर 7 या फिर 9। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने, 7 भागों में विभाजित किया था। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। कौन कौन से 7 भाग थे? दार्शनिक, अहिर, सैनिक, सभासद, किसान, कारीगर और निरीक्षक।
स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? 1897, 1896, 1887, 1886। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1897 में बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई और इन्होंने ही 1896 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा, शारदा सदन रमाबाई से संबंधित है, विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। किस किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अगर आपने ए लगाया है। 22वां प्रश्न, मुगल काल में सरकार किसे कहा जाता था? मुगल काल में सरकार किसे कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 22। मुगल शासन, प्रांत, जिला, तहसील। मुगल काल में सरकार किसे कहा जाता था? आंसर होगा यहां पे जिला, ऑप्शन नंबर सी 22 का सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्नों के साथ हम। वेदों में वर्णित सबसे बड़े युद्ध का नाम क्या है? महाभारत, दशानन, झेलम, दशराज युद्ध। आंसर होगा यहां पे दासराज युद्ध, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये दासराज है, दासराज युद्ध। अगला देखिएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर शहर जिसमें जल संग्रह प्रणाली का उपयोग किया गया है। दशराज का मतलब है 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है, सही लिखा हुआ है। दशराज का मतलब है 10 राजाओं का युद्ध, ये सबसे बड़ा माना जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर शहर जिसमें जल संग्रह प्रणाली का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, आंसर होगा यहां पे धोलावीरा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु क्या था? ईश्वर, आत्मा, सुख, दुख। पच्चीसवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, उत्तर होगा यहां पे ऑप्शन नंबर डी अर्थात दुख के साथ। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को किसने बसाया? अशोक ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, नरवर्मन ने। सही जवाब होगा यहां पे सम्राट अशोक ने, ऑप्शन नंबर ए के साथ। निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? 27वां प्रश्न, बीरबल, तानसेन, राजा मानसिंह, अमीर खुसरो। तो अकबर के नवरत्नों में अमीर खुसरो शामिल नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन से शहर की भूमि इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स को दहेज में दी गई थी? गोवा, बंबई, मद्रास, पुणे। क्वेश्चन नंबर 28 सही जवाब होगा यहां पे बंबई। अगला प्रश्न लिखिएगा, तो बंबई शहर की भूमि इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स को दहेज में दी गई। मध्यकालीन भारत में हिंदी का अंतिम हिंदू राजा कौन था? मध्यकालीन भारत में दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा था हेमू, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। भारत में पहली रेल कहां चली थी? क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, तो बंबई से ठाणे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 31। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 31 के लिए मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ठीक है, अगर हम बात करें पहली लड़ाई की, तो जो पहला युद्ध हुआ वो हुआ 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। दूसरा युद्ध हुआ 1556 में 5 नवंबर 1556 बैरम खां और हेमू। तीसरा हुआ मराठा एवं अहमद शाह 14 जनवरी 1761। तीनों नोट करिएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक ने, गुरु तेज बहादुर ने। 32 आंसर होगा यहां पे प्रश्न संख्या 32 के लिए गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी जी के द्वारा तैयार किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था के लिए आइन ए दहसाला पद्धति किसने लागू की थी?
तो राजा टोडरमल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। भारत में दास नहीं होते एवं 7 जातियां पाई जाती हैं। पॉलीव्रेथा का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता है। ये कथन किसका है? सात जातियां पाई जाती हैं, पॉलीव्रेथा का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता है। यह कथन है मेगास्थनीज का, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। भारतीय राजचिन्ह अशोक स्तंभ किस स्तंभ से ग्रहण किया गया है? 36 सारनाथ, लोरिया, मेहरौली, भाबरू। उत्तर होगा यहां पे सारनाथ स्तंभ के साथ, ऑप्शन नंबर ए। 1857 की क्रांति के किस क्रांतिकारी के लिए अंग्रेज कैप्टन ह्यूरोज ने कहा, इन विद्रोहियों में सोया हुआ वह डैश एकमात्र मर्द था? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बख्त खान या फिर नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 37 कठिन प्रश्नों की सीरीज में यहाँ पे कुछ आसान कुछ क्वेश्चन कठिन भी है यहाँ पे। तो लक्ष्मीबाई आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। विंध्याचल के दक्षिण में एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अस्मक, अवंती, कंबोज, गांधार। विंध्याचल के दक्षिण में एकमात्र महाजनपद था अस्मक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। लाइक नहीं किया आप सबने यार, वीडियो को लाइक करिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में डायरेक्ट इसी वीडियो से आने वाले हैं, कम से कम 1 या 2 प्रश्न। भारत का नेपोलियन किसको कहा गया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त या फिर अशोक गुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने कराया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। प्रश्न संख्या 40 आंसर होगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी के साथ। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को कितने लोगों ने दांडी मार्च शुरू किया? 41वां प्रश्न। तो 79 लोगों ने, ऑप्शन नंबर यहां पे बी सही होगा। किस राजवंश ने प्रसिद्ध खजुराहो में मंदिर बनवाए? क्वेश्चन नंबर 42। तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो में मंदिर बनवाए। माता पिता की इच्छा के बिना वर वधू एक दूसरे के गुणों से प्रभावित होकर जो प्रेम विवाह करते थे, प्राचीन भारत में उसे कौन सा विवाह कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43। गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, आसुर विवाह, आर्ष विवाह। तो पहले प्राचीन भारत में उसको गांधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था। भारत के वे उग्रवादी नेता जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने ऑरोविले आश्रम स्थापित किया, जिन्हें 1943 में साहित्य, 1950 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, उनका नाम आपको बताना है 44वें प्रश्न में। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष। सही उत्तर होगा यहां पे अरविंद घोष के साथ, ऑप्शन नंबर डी। साइमन कमीशन का समर्थन किसने नहीं किया? प्रश्न संख्या 45। बस 5 प्रश्न और उसके बाद रिवीजन वाला पार्ट मिस मत करिएगा, ताकि जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं वो दोबारा में गलत ना हो। प्रश्न संख्या 45। आंसर होगा यहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कश्मीर की शासक रानी दिद्या के संबंध में कथन असत्य कौन सा है? रानी दिद्या के समय महमूद गजनवी ने कश्मीर पर आक्रमण किया। रानी दिद्या का नाम सिक्कों पर अंकित मिलता है। रानी दिद्या को एक ग्वाले तुंगा का प्रधानमंत्री बनाया गया। कल्लड़ की रजतरंगिणी में रानी दिद्या का उल्लेख मिलता है। पहली बार आप सुन रहे होंगे इस क्वेश्चन को। आंसर होगा यहां पे ऑप्शन नंबर ए के साथ, गलत कथन है। रानी दिद्या के समय महमूद गजनवी ने कश्मीर पर आक्रमण किया, ये बात गलत है। यहां पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के लिए। प्रश्न संख्या 47 देखिएगा। दिद्या की अगर हम बात करें तो ये लोहार राजवंश वर्तमान में जो हरियाणा, पंजाब, पुंज, राजौरी जिसका भाग था, इसमें एक नन्ही सी बच्ची का जन्म हुआ था जिसका नाम दिद्या रखा गया, और ये आगे चल करके ये रानी बनी जम्मू कश्मीर की। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 47 आपके सामने।
अकबर के समय किस चित्रकार ने कृषकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान पर भटकता चित्र बनाया? 47वां प्रश्न। मीर सैयद अली, अब्दुशमद, बसावन या फिर दसवंत? उत्तर होगा यहां पे बसावन। बसावन ने यह कार्य किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 48 के साथ। वह कौन सा शासक था जो कभी शासक नहीं बनना चाहता था परंतु विपत्ति आने पर बेहतरी से राजधर्म निभाया? बहन के साथ कन्नौज का सिंहासन ग्रहण करता था, प्रयाग में सब कुछ दान दे देता था। महान कार्य किया इसने। हर्षवर्धन, राजवर्धन, प्रभाकर वर्धन, जयवर्धन? उत्तर होगा यहां पे हर्षवर्धन के साथ। ऑप्शन नंबर ए। निजामुद्दीन औलिया के संबंध में सही कथन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49। महमूद इलाही कहा जाता था। 7 सुल्तानों का काल देखा इसने। गयासुद्दीन तुगलक को कहा कि दिल्ली अभी दूर है, अभी दिल्ली दूर है। इनका गुरु अमीर खुसरो था। क्वेश्चन नंबर 49 आंसर होगा अमीर खुसरो इनके गुरु नहीं थे। ठीक है, ये बात यहां पे गलत लिखी हुई है कि निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु अमीर खुसरो नहीं थे। फिर थे कौन? अगर आपसे पूछे कि इनके गुरु थे कौन तो क्या बताएंगे आप? इनके गुरु का नाम था बाबा फरीद और इनका पूरा नाम था ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया। बदायूं उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई और ये चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत थे। ठीक, अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन के शिष्य थे, लेकिन अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के गुरु नहीं थे। चार मीनार के लिए सत्य कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 50। अलग ही आपको दिख रहा होगा।